this our channel Prabhavi Competition Hub, where we are going to discuss some of the important news which are in the different newspaper of India, and these these topics are important from UPSC perspective, because we are not going with so many of facts, but we have to look at what is going in and around us. This is what the theme of the UPSC examinations. हम हर रोज कोशिश करेंगे कि 5-10 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज हो जो हम डिस्कस करें, और देयर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस, बिकॉज ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. वी विल ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज. अगर 1-2 दिन मिस भी हो जाए तो हम आगे उसे कवर अप कर लेंगे. आज हम द मेन थीम वाज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड द हिंदू न्यूज़पेपर. Now, the first important news was that Interpol has removed the red notice against the Mehul Choksi. Mehul Choksi is a fugitive economic offender. Economic offender, it means he owns debt to the government of India or various banks of India, but he could not able to pay and he ran or he flew from the country. If it is a business failure, अगर ये एक बिजनेस फेलियर था, देन ही शुड आस्क फॉर बैंकरप्सी और एनीथिंग इट्स अदर लीगल मीन्स, बट ही बेटर देन ही थॉट टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री. सो इंटरपोल ने आज एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने रेड नोटिस हटा लिया है मेहुल चौकसी के अगेंस्ट. इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इशू पुलिस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड, और अल्टीमेट पर्पस क्राइम कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. 1914 में फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस हुई तो वहां पे 24 कंट्रियों ने 24 कंट्रीज लॉ एंड एनफोर्समेंट के मैटर पे कोऑपरेट करने की बात करते हैं. 1923 में इसकी स्थापना होती है, बट उस टाइम इसका नाम होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन. 1946 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1939 टू 1945 इज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर इसका नाम चेंज हो जाता है. इट बिकम्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑफिशियल्स फ्रॉम बेल्जियम, फ्रांस, कैरिबियन एंड यूके कंट्रीज. बाद में इसका नाम इंटरपोल हो जाता है, और ये इसकी राजधानी, इसकी जो हेडक्वार्टर होती है वो फ्रांस में लॉयन में होती है. रेड नोटिस में क्या जारी करते हैं? लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विद अ व्यू टू हिज और एक्सट्रेडिशन. एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में ले जाना. तो ये उन व्यक्तियों के अगेंस्ट में रेड नोटिस जारी करता है कि आप उन्हें अरेस्ट करो और जिस किसी को देश को वापस देना उसे वापस दे दो. ब्लू नोटिस इज इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. ग्रीन नोटिस ये वार्न करते हैं, टू वार्न अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड पॉसिबल थ्रेट. हो सकता है किसी व्यक्ति के वहां आने जाने से, किसी क्रिमिनल के आने जाने से. येलो नोटिस टू लोकेट मिसिंग पर्सन. ब्लैक नोटिस टू इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. ऑरेंज टू वार्न एन इवेंट पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस और इमिनेंट थ्रेट टू द public safety. So this is orange, and green is somehow similar. Purple notice information or modi operandi and procedure by hiding place used by criminal. This is mode of operation, that this is how they try to ensure that the law enforcement agency aware about the what is the mode of operation of different international crime organizations, and then issue orange notice that the presence of any criminal may cause threat to the other section of the society. जो इम्पोर्टेंट न्यूज था इसमें आईपीसी ने यूनाइटेड नेशन की एक पैनल है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है. इन्होंने वार्न किया वर्ल्ड कम्युनिटी का कि दैट योर एफर्ट्स टू कर्व ओवर द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर has been about to fail, because by 2030 में we are going to increase 1.5 डिग्री सेल्सियस any day. 2030 के बाद किसी भी दिन हो सकता है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है. ये आईपीसीसी क्या है? तो आईपीसीसी जो है एक ज्वाइंटली स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है which is looking after the environment. It do not research, but it synthesize the research results and make aware people about the findings. 1988 में इसकी स्थापना हुई थी. वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन एंड
ईपी ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी किए हैं, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंज, रिपोर्ट्स ऑन टेम्परेचर चेंज ऑन क्रायोस्फीयर, ठीक है, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर, ओशन सी लेवल, इन सब के ऊपर उन्होंने डिफरेंट रिपोर्ट्स जारी किए हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट का जो लास्ट पार्ट था, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दैट सिंथेसिस रिपोर्ट, इन्होंने जारी किया है। द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6, जिसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स बात किए हैं। फर्स्ट फैक्ट उन्होंने ये किया है कि वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज द टेम्परेचर 1.1 फ्रॉम 1850, 1850 जो है, इट इज द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसको कंसीडर किया जाता है कि इसके बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। एंड 1900 के बीच में 1900 इस बेंचमार्क से हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है। दिस इज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। एंड द नेक्स्ट प्रिडिक्शन इनका है कि 2030 के किसी भी साल, 2030 के किसी भी साल के बाद we can see that 1.5 degree Celsius temperature has been increased, which is regretful because we are going to have disastrous effects. India as an agricultural dominated country, it is at the verge of affected. दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज है जो विच इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। इसमें इन्होंने ये कहा दैट ड्यूरिंग 16 एंड 17 वी हैड 0.46 लाख मैट्रिक टन्स जो थे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, दैट शुगर, और पिछले 4-5 साल में वी हैव इंक्रूज टू द 50.04 एंड नाउ वी हैव बिकमिंग द वर्ल्ड नंबर 2 इन द शुगर एक्सपोर्ट। और हमारे आगे से ब्राजील है। इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट था दैट इज द फैक्ट 0.46 लाख मैट्रिक टन विच नाउ इंक्रीज टू 1 लाख टन बाई 21-22। वर्ल्ड लार्जेस्ट, यू आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर ऑफ इंडियन रॉ शुगर्स। और इसमें आप देखो इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, सऊदी अरबिया में। इंडोनेशिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल के लिए मोस्टली वी आर डिपेंडेंट ओवर द इंडोनेशिया। To go through the some of the facts, the first fact is that the appropriate condition for the sugar cane is that 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 75 से 75 जो मोस्ट ऑफ द इंडिया में होता है, सॉइल टाइप डिप रिच लोमी सॉइल होना चाहिए, टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, और देन यूपी में गोरखपुर देवरिया की गन्ना पेटी, हिंदी में आपने सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन शुगर प्रोड्यूस द ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड 2 मेजर एरिया, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब इन द नॉर्थ एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल एंड आंध्र इन द साउथ। South has a tropical climate which is suitable for higher sucrose content. Moreover, NCERT की बुक में आप देखेंगे कि there are also development of cooperatives. Cooperatives finances has helped the development of sugar industry in Maharashtra region. ठीक है, अभी ऐसा क्या हुआ पिछले 5 सालों में? Then we have exported so exponential growth, इसको बोलेंगे exponential growth in your export. Then it is that we are looking for those markets where already we have leverage. Leverage का मतलब ये हो गया जैसे वैसे कंट्रीज जहां पे ब्राजील से कम एक्सपोर्ट होता है या ब्राजील से हमें डिस्टेंस का बेनिफिट होता है, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया है वो हमसे ज्यादा खरीद रहा है। दूसरा, हमारा जो सीजन है क्रशिंग का दैट इज डिफर फ्रॉम द ब्राजील, तो जिस टाइम में ब्राजील नहीं सप्लाई कर पाता है उस टाइम में इंडिया सप्लाई कर रहा है। दूसरा, हमने अब बहुत से देशों में विजिट किया जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में लिख रहा है, और हम वहां पे गए और हमने उनसे अपना देखा। जैसे इंडोनेशिया के साथ हमने देखा कि इंडोनेशिया के साथ जब हम पाल्म ऑयल ले रहे हैं तो इंडोनेशिया हमारे शुगर जो वहाँ इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पे उन्होंने रिडक्शन किया है, दैट टैक्सेस का, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टैक्सेस सेस जो भी है उन्होंने कम किया। दूसरा, इंडियन शुगर इज फ्री ऑफ डेक्स्ट्रॉन. Dextran is a bacterial compound. When sugarcane stay in the sun for too long,
आफ्टर हार्वेस्टिंग, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही होता है हम उसे क्रश करते हैं, शुगर निकालते हैं, ठीक है, एंड 12 से 24 घंटे में उसका निकाल देते हैं, इसलिए हमें उसमें डेक्स्ट्रॉन नहीं मिलता है, एंड इसमें हाइयर परसेंटेज ऑफ शुगर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आप देखेंगे कि इंडियन जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन इज जस्ट लाइक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन लंदन, which was attacked by pro खालिस्तानी पीपल और ग्रुप्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाता है कि देयर आर सम कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, टू डिफरेंट थिंग्स। कन्वेंशंस कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, प्रोटोकॉल्स आर हैविंग सम टारगेट, सम बाइंडिंग्स, ठीक है। वियना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल आप देख लोगे एनवायरमेंट के क्षेत्र में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। So soon after the pro-Khalistan protester took an Indian flag at the High Commission in London, the India के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने यूके गवर्नमेंट को याद दिलाई कि देयर इज अ वियना कन्वेंशन। उस वियना कन्वेंशन में जो कि अप्रैल 1964 को फोर्स में आया था एंड नियरली यूनिवर्सली रेटिफाइड, जिसमें साउथ सुडान, जिम योंग किम को छोड़ के बाकी सबने इसको रेटिफाई कर रखा है। इट इज framework to establish mainstream termination of diplomatic relation on a basis of consent between independent sovereign, आजाद सोवरेन संप्रभुता संपन्न देशों के बीच में ये कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा उसके ऊपर वी हैव अ कन्वेंशन, दैट इज वियना कन्वेंशंस, ठीक है। एक और कन्वेंशन याद रखना आप, देयर इज अ जिनेवा कन्वेंशन दैट इज रिलेटेड टू द प्रिजनर ऑफ वार। इट कोडिफाइज द लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम ऑफ डिप्लोमेटिक immunity and enabling diplomats to function without the fear of coercion and harassment of the host country। बोला भैया हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी रक्षा करो, because they are doing whatever doing in behalf of our country, ठीक है। If you have any problem you can directly communicate to us, ठीक है। उसमें आप वर्ड सुनते होंगे कभी कभी डी मार्चे का मतलब होता है दैट एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को बोला कि योर रिप्रेजेंटेटिव नीड नॉट टू बी हियर, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल द पार्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट मांगा है प्रणाम स्कीम के लिए। प्रणाम स्कीम क्या है? इट इज सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी। दिस इज अ प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड मेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। प्रणाम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट एग्जैक्टली है क्या? इट इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर को सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज वी आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिस्क्रिमिनेट, एंड दिस इज नॉट ओनली द इशू ऑफ सब्सिडी बट योर सॉइल health is also affected. Moreover, you are also importing lot of fertilizers from other country. Recent रसिया यूक्रेन वार में आप देखे हैं कि इंडिया वाज fearing of shortage of fertilizers, ठीक है। So this is how you have that gone through the PM Pranam scheme. अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की बहाली और एरियर्स की बात की है। तो इसका मतलब ये था कि सेम पेंशन मिलेगा वो मिलिट्री ऑफिसर जो सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुए। एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, उसका रैंक है बी, वो 2006 में रिटायर किया, लेंथ ऑफ सर्विस थी सी। डी इज अ पर्सन जिसने ई रैंक से रिटायर किया 2015 में और लेंथ ऑफ सर्विस थी एफ। इन दोनों में कंडीशन ये हो गया कि 2006 में पे कमीशन नहीं था। उस टाइम जिस रैंक में रिटायर किया ए, उसकी तनख्वाह थी 4,000 रुपये एग्जाम्पल, और जब वो रिटायर किया इस रैंक से तो उसके बाद उसे पेंशन मिलने लगा 2,000 रुपये। और जब डी आया तो डी के टाइम में 2008 के पे कमीशन के बाद इनका पेमेंट बढ़ गया और बढ़ने के बाद इनका पेमेंट हो गया 8,000 रुपये, इनका जो दैट इज पेंशन। तो पेंशन 8,000 से इंक्रीमेंट लगता गया, आज इनको मिल रहा है 16,000 रुपये और उनको मिल रहा है इंक्रीमेंट लगता 12,000 रुपये।
बट रैंक तो दोनों ने एक ही दिया, रैंक एक दिया, लेंथ ऑफ सर्विस एक थी, तो वाई देयर शुड बी डिफरेंशिएशन। तो कोसियारी कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद 30 जून 2014 तक जो भी लोग रिटायर हुए उन्हें बोला गया कि यू विल गेट द वन रैंक वन पेंशन स्कीम। अभी क्या है, सरकार ने बहुत दिनों से उन्हें एरियर्स नहीं दिया है और 1 जुलाई 19 से अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला है कि आप उसे दे दो। एंड दिस इज व्हाट आवर द करंट न्यूज सेक्शन, और हमने सब कंप्लीट किया है। ओनली 5-6 important news which can be imported from the UPSC perspective, not going more deeper. We are taking a horizontal dive and the only purpose is to solve these questions even if you don't know much about the facts. Thank you very much. I hope we will continue. आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करें। थैंक यू।